खुदा ना खास्ता के पाक फौज को कह रहे हैं जिस तरह कश्मीर आपने भारत के हवाले कर दिया है। ऐसी सियासी जमातें और सेपरेटिस्ट हैं जो बात बात पर पाकिस्तान तोड़ने की धमकी देते हैं। अब अल्लाह ताला पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की कदर करवाएगा। मुझे बहुत खौफ आता है इस बात से, लेकिन अब बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि हमें लगेगा कि जैसे पाकिस्तान हमारे हाथ से जा रहा है। कि जब मोदी लाहौर में आया, मोदी के साथ उसका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था, जब ये बातचीत मियां साहब से की उसने, उसका फॉरेन सेक्रेटरी उसके साथ था और उसका गालिबन सिक्योरिटी एडवाइजर भी साथ था। अब यहाँ पे पाकिस्तान में एजाज चौधरी फॉरेन सेक्रेटरी था, इनको रस्ते से वापस कर दिया कि आपकी जरूरत नहीं है। इसी तरह नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे नासिर जंजुआ, उसको भी वापस कर दिया, वो भी नहीं जा सका। आज पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे ये पता चले कि मियां साहब के और उनके दरमियान क्या बातचीत हुई। चुके हैं, लेकिन मरियम नवाज और नवाज शरीफ कोई ऐसा मौका नहीं जाने देती जिससे हमारी फौज को कमजोर करने का मौका मिले। आज भी उन्होंने कहा इन्होंने कश्मीर का सौदा कर लिया है। जन्नत साहब, ये एक बात सुन लीजिएगा, फिर आपको बात करने में आसानी होगी क्योंकि आपकी पूरी जिंदगी का एक्सपीरियंस है। ये मरियम साहबा क्या फरमाती है, सुनाएं जी। बिल्कुल इस चीज को नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान एक सॉवरन मुल्क है, एक इंडिपेंडेंट मुल्क है। जो भी आपने डील की है, चाहे वो आपने अपनी गिरती हुई हुकूमत को बचाने के लिए की है या आपने किसी के आगे सरेंडर किया है मुल्क की सॉवरेनिटी पे, जिस तरह आपने कश्मीर इंडिया के हवाले कर दिया था, अगर आप इस तरह की कोई कमजोरी दिखाकर आए हैं तो पार्लियामेंट के जरिए कौम को बताएं कि आपने क्या ब्लंडर किया। पाकिस्तानी कौम ने पाकिस्तान की बहुत नाकदरी की है। हर सूबे में ऐसी सियासी जमातें और सेपरेटिस्ट हैं जो बात बात पर पाकिस्तान तोड़ने की धमकी देते हैं। अब अल्लाह ताला पाकिस्तानियों को पाकिस्तान की कदर करवाएगा। मुझे बहुत खौफ आता है इस बात से, लेकिन अब बिल्कुल वाज़ेह हो गया है कि हमें लगेगा कि जैसे पाकिस्तान हमारे हाथ से जा रहा है और हमको जान और माल की कुर्बानी देकर फिर अल्लाह के इस तोहफे को बचाना होगा, ताकि हमको कदर आए कि ये तोहफा जो हमारे बड़ों ने 50 लाख शुहदा की कुर्बानी के साए में हमें दिया था, हमने कितनी नाशुक्री और नाकदरी की इसकी। ये पाकिस्तान हमारी पनागाह है, अल्लाह उसके रसूल का तोहफा है। ज़रा ज़रा सी बात पर इसको तोड़ने की धमकी देने वाले अस्तग़फिरुल्लाह रब्बिल आलमीन अब आजमाए जाएंगे। दुश्मन के जूतों तले दुश्मन इनकी बेहुरमती करेगा, तब इनको पता चलेगा कि पाकिस्तान कितना कीमती है ना। मेरा ख्याल है भूल जाते हैं। अब इसमें भी इन्होंने कहा इंटरनेशनल मीडिया से पता चला है कि पाकिस्तान ने अड्डे दिए हैं। भाई आपने इंटरनेशनल मीडिया को सुना है तो पाकिस्तानी मीडिया को भी सुने नहीं। तो आप कैसे इस चीज को लिंक कर रही है? इंटरनेशनल मीडिया ने ये कह दिया, इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये नहीं कहा कि आपने अड्डे दे दिए। अच्छा जनरल साहब, मैं आपको रोकूंगा। आप क्या समझते हैं, उधर से नवाज शरीफ डायरेक्ट हमारे ISI के आर्मी DG मोहतरम फैद हमीद साहब और इधर नवाज शरीफ फौज, क्या ये इंटरनेशनल ताकतें भी इनके पीछे हैं या सिर्फ हुकूमत का जाने का दर्द है इन्हें? आप क्या समझते हैं? मज़ीद अहद किया और बताया कि अब तो हमने आपका हाथ नहीं छोड़ना, अब तो हमने आपको बचा के रखना है, अब हम आपका मुकदमा लड़ेंगे। और उसके बाद आपने देखा आहिस्ता आहिस्ता ये मुकदमा अज खुद पाकिस्तान ने खारिज करना शुरू कर दिया और आखिर में आकर नौबत यहाँ तक पहुँच गई कि ये कहा जाने लगा कि जो आर्टिकल 370 है, जिसके ज़रिए हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर पर इतने तवील अरसे एक गासबाना कब्जा जमाया रखा और जिसको फिर बाद में खुद ही ज़ायल करके उसने कश्मीर को अपने साथ जम कर लिया, वो हिंदुस्तान का अंदरूनी मामला है। हमारा मसला तो आर्टिकल 35A के साथ है, जिसके ज़रिए हिंदुस्तान कश्मीर के मुसलमान एरियाज़ की जो मेजॉरिटी है उसको बाहर के लोगों की आमद के ज़रिए और उनके कारोबार के ज़रिए, उनकी रिहाइश के ज़रिए तब्दील करना चाहता है। फिर हमने इस इशू को रिट्रैक्ट भी कर लिया। तो ये वो कश्मीर का इशू है जिसके ऊपर हमने एहतजाज करना था, हमने ह्यूमन चेन बनानी थी, हमने उनके साथ खड़ा होना था, हमने लोगों के साथ जो लोग हमारी बात नहीं मानते बैनुल-अक़वामी तौर पर उनके साथ सींग लड़ाने थे, मुँहबारी करनी थी, हमने जो भी हमारे बस में होता हमने करना था। और कश्मीरियों को हर हाल में कभी एहसास नहीं देना था कि वो अकेले हैं। उस कश्मीर के साथ हमने क्या किया, जब वज़ीर आज़म ये तकरीर फरमा रहे थे और जब 2
1.5 साल गुजर गया है, गुजरने के बाद से लेकर अब तक जो मामलात बने, उस वक्त तक हिंदुस्तान के साथ हम पिछले दरवाजे से राब्ते में भी थे, उनके साथ बातचीत भी कर रहे थे, इंटेलिजेंस चीफ्स उनसे मुलाकात भी कर रहे थे। तो जिस हिंदुस्तान के साथ हम न्यूक्लियर जंग की बात कर रहे थे, उस हिंदुस्तान के साथ हम बातचीत भी कर रहे थे। जिस हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ हमने प्रोटेस्ट करना था आधे घंटे के लिए, 2 हफ्ते हमसे प्रोटेस्ट नहीं हुआ और उसके बाद हम घरों को वापस चले गए, फिर उसके बाद भूल के भी जिक्र नहीं किया। कभी कभार एक आध ट्वीट कर देते हैं। इस मतलब ईद के ऊपर बिल्कुल ज़मीनन उसका जिक्र हुआ, फ़लस्तीन के साथ उसको नथी कर दिया और कोई ख़ास किस्म का पैगाम नहीं दिया। तो ये हमने कश्मीर के साथ किया है। इसराइल की पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, वो तो इसराइल के ऊपर कोई बहुत बड़ा स्टैंड ले नहीं रहे। अगर आप इनफरादी तौर पर ममालिक की पॉलिसियाँ देखें तो उनके ट्विटर अकाउंट्स भी काफ़ी खामोश हैं, उनकी लीडरान की तरफ से कोई बड़े बयानात भी नहीं आ रहे। तो हम तो ईद उनके कैलेंडर के मुताबिक रखते हैं। अब इसराइल के ऊपर पॉलिसी हम कैसे ऐसे मुरतब कर सकते हैं जो उनकी पॉलिसी फ्रेमवर्क से अलहदा हो। तो इन हालात के पेश नज़र जब हम उन वर्ल्ड कैपिटल्स के अंदर कोई बहुत बड़ा कारनामा नहीं कर सकते क्योंकि उनकी दोस्ती हमें दरकार है, जब अरब वर्ल्ड के ममालिक की पॉलिसी को देख के हम अपनी पॉलिसी बना रहे हैं, और जब हमारी तारीख ये है कि हमने कश्मीरियों के साथ वो किया जो कोई सोच नहीं सकता था कि उनका इतने बड़े उनके साथ वादे करके फिर उनका हाथ छोड़ दिया, और अब उनका तज़किरा भी ज़िमनन हम करते हैं। तो इन हालात के पेश नज़र मेरे ख्याल में शाह महमूद कुरैशी का ये कहना कि हम फ्राइडे को प्रोटेस्ट करेंगे एक तरह से दुरुस्त भी है, क्योंकि हम यही कर सकते हैं और हमारा एहतजाज और हमारा एतराज़ और हमारी एग्रेसिव और स्टैंड वाली असूली फॉरेन पॉलिसी का वज़न बस इतना ही है कि जुमे वाले दिन जब लोग खुद से इकट्ठे होकर एहतजाज कर रहे हों तो सरकार कहे जी कि देखा हमने कितना ज़बरदस्त फ़लस्तीनियों का मुकदमा लड़ा है। इजराइल फिलिस्तीन विवाद को मैं जहां तक फौज का ताल्लुक है, मियाँ साहब को तकरीबन 21-22 साल हो गए फौज के खिलाफ साजिशें करते हुए, और ये किस्सा शुरू हुआ था जब इनकी मुशर्रफ के साथ मुखासमत हुई। मियाँ साहब अपनी तबीयत से मजबूर हैं, ये हर किसी के साथ सींग फंसा के बैठ जाते हैं। तो ये मुल्क के भले में हो, आप अपने हम कवायद ज़वाबित के मुताबिक करना चाहें, वो कहते हैं अगर हमने किया तो आप कौन होते हैं कहने वाले कुछ। अभी मिसाल ले लें कि जब मोदी लाहौर में आया, मोदी के साथ उसका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर था, जब ये बातचीत मियाँ साहब से की उसने, उसका फॉरेन सेक्रेटरी उसके साथ था और उसका गालिबन सिक्योरिटी एडवाइजर भी साथ था। अब यहाँ पे पाकिस्तान में एजाज चौधरी फॉरेन सेक्रेटरी था, इनको रस्ते से वापस कर दिया कि आपकी जरूरत नहीं है। इसी तरह नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे नासिर जंजुआ, उसको भी वापस कर दिया, वो भी नहीं जा सका। आज पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है जिससे ये पता चले कि मियाँ साहब के और उनके दरमियान क्या बातचीत हुई। हमें अगर कोई बात पता चलती है तो इंडिया से पता चलती है कि मोदी ने कोई इंटरव्यू दे दिया या मोदी ने कुछ कहा तो नहीं। तो जनरल साहब, आप जो इतनी सीरियस बातें बता रहे हैं, देखें आजकल ये मोहतरम जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को बार बार हिट कर रहे हैं, नाम लेके फैज साहब का कर रहे हैं। क्या हमारी फौज को अंदाजा नहीं कि ये किसके हाथों में खेल रहे हैं, और खुदा ना खास्ता फौज को ही हमलावर क्यों हो रहे हैं? इसके पीछे हकायक क्या, जबकि अवाम ने इन्हें रिजेक्ट किया इलेक्शन में? आप क्या समझते हैं? जाते नहीं हैं। मैं आपको अल्ताफ हुसैन का किस्सा बता, अल्ताफ हुसैन के खिलाफ आप यहां से बोरियां भर के सबूत ले जाएं, MI6 जाके जज को बता देती है कि इसको नहीं आगे चला, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें जो नेशनल सिक्योरिटी के साथ होती हैं, उनके कनेक्शन, ये किसी का जाती मसला नहीं होता। तो अल्ताफ हुसैन को आए दिन तक उसका मामला, कोई तहकीक आगे बढ़ी नहीं, किसी अदालत ने मामला छेड़ा ही नहीं आगे। वो वहां से तकरीरें करता रहा, वो तकरीरें सारी पता, उन्होंने कहा जी हम 2 साल लग गए कि जी हम उर्दू की तकरीर है, हम उसको अंग्रेजी में करा के तो देख रहे हैं कि कैसे क्या कहा है। हम 3 हिस्सों में बांटकर देख सकते हैं। पहला, इजराइल की खुद की शक्ति, दूसरा फिलिस्तीन और इसके पीछे खड़े 56 मुस्लिम देश, और तीसरा इजराइल को अमेरिका से प्राप्त सहयोग। इजराइल की जितनी जनसंख्या है उससे ज़्यादा लोग हमारे देश में कुंभ मेले में गंगा स्नान करने जाते हैं। एक उत्तर प्रदेश में अगर जनसंख्या के लिहाज से देखा जाए तो 20 इजराइल होंगे। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या आज 20 करोड़ 42 लाख के करीब है, जबकि इजराइल की जनसंख्या मात्र 90.5 लाख है, यानी 1 करोड़ से भी कम। उसी तरह यूपी में 10 इजराइल जैसे देश क्षेत्रफल के हिसाब से बन जाएंगे। यूपी का कुल क्षेत्रफल 2,43,286 स्क्वायर किलोमीटर है, वहीं इजराइल का क्षेत्रफल मात्र 20,145 स्क्वायर किलोमीटर है।
यहाँ सवाल यह उठता है कि आखिर इजराइल इतनी कम क्षेत्रफल और जनसंख्या के आधार पर कैसे इतना शक्तिशाली बन गया, और उसका जवाब यह है कि वहाँ बसने वाले यहूदियों ने अपने देश को सर्वश्रेष्ठ बनाने की कसम खाई, शिक्षा का स्तर बढ़ाया, शोध कार्यों में रुचि दिखाई, और आज हाल यह है कि दुनिया में जितने भी वैज्ञानिकों ने नोबेल प्राइज प्राप्त किया है उसमें से 1/4 यानी 1/4 वैज्ञानिक ऐसे मिल जाएंगे जो यहूदी मूल के हैं, जिन्हों को नोबेल प्राइज दिया गया है। दूसरा सवाल यह उठता है कि फिलिस्तीन की आखिर क्या कमजोरी है। जहाँ तक फिलिस्तीन का खुद का सवाल है तो फिलिस्तीन इजराइल से छोटा है, इजराइल के मुकाबले में छोटा है। यहाँ का क्षेत्रफल मात्र 6020 स्क्वायर किलोमीटर है, जबकि जनसंख्या इजराइल की जनसंख्या से आधी है, यानी 4,67,000 ही केवल जनसंख्या है। लेकिन सवाल उठता है कि फिलिस्तीन के पीछे जब 56 मुस्लिम देश खड़े हैं, क्योंकि ओआईसी का गठन ही हुआ था कि मुस्लिम देश एक दूसरे को सहयोग करेंगे, फिर ये मुस्लिम देश आखिर क्यों सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, और उसका कारण यह है कि ये मुस्लिम देश आपस में बटे हुए हैं। अगर जनसंख्या के हिसाब से देखा जाए या क्षेत्रफल के हिसाब से देखा जाए तो लगभग सभी मुस्लिम देश इजराइल से बड़े हैं, और क्षेत्रफल में भी बड़े हैं और जनसंख्या में भी बड़े हैं। लेकिन चूंकि इनमें आपस में ही फूट है, शिया सुन्नी के नाम पर लड़ रहे हैं, अरब नॉन अरब के नाम पर लड़ रहे हैं, और फिर न जाने किन किन मामलों में लड़ रहे हैं, और जब एकजुटता नहीं होगी तो वो कमजोर होंगे। हालांकि धन का अभाव नहीं है, इन लोगों के बहुत ऐसे देश हैं इजराइल के बराबर जो पैसा रखते हैं, लेकिन चूंकि उनमें फूट है, और फिर जब फूट है तो उसका फायदा इजराइल उठाएगा ही, और फूट वाले लोग कमजोर हो ही जाते हैं। तीसरा जो बिंदु है वह है अमेरिका का इजराइल को मिलने वाला हिमायत, जिससे इजराइल की शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। यहूदी मूल के लोग जो इजराइल के रहने वाले हैं वे अमेरिका में बहुत सारे महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए हैं। एक तरह से आप कहिए तो अप्रत्यक्ष रूप से इजरायली ही अमेरिका को नियंत्रित करते हैं। यहाँ तक कि अभी आपने खबरों में सुना होगा कि भारतीय मूल की महिला कमला हैरिस जो वहाँ की उपराष्ट्रपति चुनी गई हैं, उनके पति भी यहूदी ही थे। अब इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि अमेरिका में कितना यहूदियों का असर व रसूख है। इसी कारण अमेरिका को मजबूरन इजराइल की हिमायत करनी पड़ती है, और चूंकि अमेरिका आज सोल सुपर पावर है तो जिसकी वह हिमायत करेगा उसका पलड़ा भारी होगा ही। पाकिस्तान जो इधर उधर हाथ फैला रहा है बेवजह, वहाँ के विदेश मंत्री शाह मोहम्मद कुरैशी इधर उधर का दौरा कर रहे हैं। अच्छा यह होता कि वे अमेरिका को ही अप्रोच करते हैं और फिर तब मामले में कोई रास्ता निकालने की कोशिश करते, लेकिन वे चीन का, तुर्की का और न जाने कहाँ कहाँ का दौरा कर रहे हैं। लेकिन जिससे मामला सलटने वाला है, निपटने वाला है, तो उसके पास जा ही नहीं रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय